हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, कितने फॉर्म्स होते हैं और कौन सा फॉर्म बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों का एक आउटले दे चुकी हूँ। एंड फर्स्ट फॉर्म जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीडियो। अब ये है थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले आई होप कि आपने प्रीवियस सेशंस अच्छे से देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे तो पहले वो देखना, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक हैं एंड जब कंपैरिजन होता है ना फॉर्म्स में, इसलिए सारे टॉपिक्स काम आते हैं। सो निकाल लीजिए अपना कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें हम लिखेंगे सारे कंसेप्ट्स लाइन बाय लाइन। आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये इकलौता ऐसा फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। इफ यू वांट e-notes and e-books, the links are given in the description below. Apart from that, we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. So let's start our today's topic, joint Hindu family business. So students, ये जो joint Hindu family business है, इसमें एक वर्ड है फैमिली। सो आपके सामने स्क्रीन पर ये इमेज है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि ये एक जॉइंट फैमिली है। अगर मैं जनरेशन्स मार्क करूं तो ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन और ये है फोर्थ जनरेशन। तो कंसेप्ट कह रहा है कि ये जो फैमिली बिजनेस है ये विद इन द फैमिली रन हो रहा है, यानी परदादा, दादा, पापा, चाचा एंड देन बच्चे। ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार ये फैमिली बिजनेस रन हो रहा है। तो क्या ऐसे बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं? यस, इन ओल्डन टाइम्स दे एग्जिस्ट और अभी भी एक दो होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो केवल और केवल इंडिया में ही है, यानी आउटसाइड कंट्रीज में ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज ओनली इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, टाई अप्स कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली में ही बिजनेस रन करते थे। ओके, इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HUF। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा गवर्नेंस को लेके। मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉ होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, फिर कंपनीज का लॉ होता है कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, पर यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का लॉ है, दैट इज हिंदू लॉ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो चैप्टर है उसके ऊपर गवर्नेंस किसकी है? हिंदू लॉ की है। ठीक है, अगर आपको MCQ आता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कौन से लॉ द्वारा गवर्नड है, तो आपका आंसर होना चाहिए द हिंदू लॉ। ये बिजनेस कौन रन करता है? फैमिली मेंबर्स रन करते हैं। और ये फैमिली कैसी है? जॉइंट फैमिली है, जो अनडिवाइडेड फैमिली है। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में ही है, जो फैमिली मेंबर्स रन करते हैं। ठीक है, सो आपकी कंसेप्ट रजिस्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स वन लाइनर फॉर्मेट में लिखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ। यानी मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें 20 मेंबर्स हैं। ठीक है, सो यंगेस्ट कपल को एक चाइल्ड बर्थ हुई फैमिली में, यंगेस्ट कपल को, उसका नाम है X। ठीक है, तो क्या X इस HUF का मेंबर बन गया? यस। तो मतलब कि यहाँ पर जो बिजनेस में एंट्री होती है वो बाय बर्थ होती है। ठीक है, अब अ पर्टिकुलर फैमिली 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी द मेंबर्स इन द बिजनेस। यानी ऐसा नहीं होता कि पीढ़ियों से बिजनेस चले आ रहा है।
केवल 3 सक्सेसिव जनरेशंस ही मेंबर्स हो सकते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज नोन एज द एल्डेस्ट मेंबर, इसको हम बोलते हैं कर्ता। तो जैसे अगर मैं आपको अपनी इमेज में एग्जाम्पल में दिखाऊं, तो ये थी इमेज, सो इसमें ये है एल्डेस्ट मेंबर, तो ये होंगे कर्ता, ठीक है। सो कर्ता मतलब जो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है। और इस बिजनेस में हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, यानी एंट्री कैसे होगी, आप मेंबर कैसे बनोगे, बाय बर्थ, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मैम अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो बिजनेस कैसे संभालेगा। यस, वो नहीं संभाल सकता, बट वो बिजनेस का मेंबर तो है, ठीक है, ऐसा हिंदू लॉ बोलता है। ओके, नाउ बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता, हु इज द एल्डेस्ट मेंबर। जो सबसे बड़े होते हैं ना, एल्डेस्ट मेंबर, वो ही है कर्ता। यही क्या करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस को। इनका नाम क्या है स्टूडेंट्स, कर्ता। कर्ता का अगर आप हिंदी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो, कर्ता मतलब जो कार्य करता है, ठीक है, तो कर्ता मतलब जो पूरे बिजनेस को मैनेज करके चलता है। ओके, नाउ ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप एंड राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पार्टनर्स। सो कर्ता को छोड़ के जितने भी अदर फैमिली मेंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, को-पार्टनर, ठीक है। सो आपको हायरार्की समझ आई। मैं इमेज में वापस आपको दिखाती हूँ एक बार। सो स्टूडेंट्स, आप इमेज में देखें कि ये करता है एल्डेस्ट मेंबर, ठीक है, इनका नाम क्या है, कर्ता। ये पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं, मतलब ये हेड है बिजनेस के, ठीक है। तो ये बाकी सब कौन है, 3 सक्सेसिव जनरेशंस, ये कौन है, ये है को-पार्टनर्स, ठीक है। सो ये इस टाइप ऑफ, ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है आजकल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ये पुराने ज़माने में था, इसको बोलते थे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो कि गवर्न होता है हिंदू लॉ से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप, यानी जो को-पार्टनर हैं उनमें जो शेयर्स हैं, जो हिस्सा है बिजनेस का, वो बराबर बटा हुआ है। सो ऑल को-पार्टनर्स हैव इक्वल ओनरशिप एंड राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी एंसेस्टर्स की, इस प्रॉपर्टी सबसे पहले तो बिजनेस को कौन मैनेज करता है, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, कर्ता, ठीक है। पर ये जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, ये सारे मेंबर्स, चाहे वो कर्ता हो चाहे वो को-पार्टनर हो, सब में इक्वली डिवाइडेड है, सबका इक्वल राइट है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरिया, जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अ रियलिटी। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन Amendment Act 2005, the daughter of the co-partner of a joint Hindu family shall by birth become a co-partner। मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही मेंबर बन सकते हैं, डॉटर्स को भी इक्वल चांस दिया गया है को-पार्टनर बनने का, यानी मेंबर बनने का, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन of such joint Hindu undivided family, the co-partnery property shall be equally divided to all co-partner irrespective of their gender, male और female। ऐसा नहीं है कि जो joint ancestral जो property है, ठीक है, ये सिर्फ मेल्स में डिवाइड होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि फीमेल हो चाहे मेल हो, इक्वल राइट है प्रॉपर्टी पर, इक्वल राइट है, ठीक है। ये बात यहाँ पे करी गई, और ये कौन से एक्ट के अंतर्गत करी गई, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अमेंडमेंट एक्ट मतलब पहले कुछ और प्रोविजंस थे, अब कुछ और प्रोविजंस हैं, ठीक है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। नाउ द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बिकम अ कर्ता। जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होंगे ना, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कर्ता कहलाएंगे। मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दूसरे बिजनेसेस या रियल लाइफ में क्या होता है, अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है घर में, तो वो लड़की का उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता, ऐसा बोला जाता है कुछ लॉज में।
बट हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है। हिंदू लॉ में अगर उनकी शादी भी हो गई तब भी वो को पार्टनर है और तब भी उनका इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बराबर का हक है एज पर हिंदू अमेंडमेंट सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रोविजंस ऐसे थे कि उनको अलाउड नहीं था। नाउ फीचर्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, फॉर्मेशन। ठीक है, सो फॉर्मेशन मतलब ये बनती कैसे है, मतलब HUF बनेगी कैसे। सो फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली। कम से कम फैमिली में 2 मेंबर्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, फैमिली में 2 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आप अपने साथ साथ रनिंग नोट्स भी बनाते जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे बोला एंड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, मतलब ये जो फैमिली मेंबर्स हैं इनकी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इनके नाम पर है, इनको विरासत में मिली है। ठीक है, नेक्स्ट, द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी अग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। यहाँ पे कोई बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मेंबर कैसे बन रहे हो, आप बिजनेस के मेंबर कैसे बन रहे हो, बाय बर्थ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्ट था उसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें चेंजेस हुए और ये अमेंड कब हुआ है स्टूडेंट्स, 2005 में। मैं आपको एक इंसाइट दे रही हूँ, 1956 वाला एक्ट बोलता था कि एल्डेस्ट मेल मेंबर ही कर्ता बन सकता है, पर 2005 में जब चेंजेस हुए तो उन्होंने बोला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कर्ता वो बन सकते हैं, बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मेल मेंबर की डेथ हो गई और एल्डेस्ट मेल मेंबर है ही नहीं, तब क्या बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए जेंडर इक्वालिटी हो और ये प्रोविजंस थोड़े से इंप्रूव हो पाए विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, तो फीमेल्स को भी इक्वल चांस दिया गया इन द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। आपको बातें क्लियर हो रही हैं। नाउ लाइबिलिटी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है। सो लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हाउएवर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो जो बिजनेस मैनेज करता है, ठीक है, यानी कि जो बिजनेस यहाँ पे मैनेज कर रहा है कर्ता, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर कल को बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो इनका को पार्सनरी शेयर, मान लीजिए इनका को पार्सनरी शेयर जो है प्रॉपर्टी में जो इनका हिस्सा है वो तो लायबल होगा ही होगा, प्लस इनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाएंगे। अगर इनकी खुद की कुछ जमा पूंजी है वो भी लायबल हो जाएगी। पर जो बाकी को पार्टनर्स हैं, बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं, है ना, इन लोगों का जो लाइबिलिटी होगी वो होगी लिमिटेड। जितना इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है, शेयर है, केवल उस शेयर तक इनकी लाइबिलिटी है और उसके आगे उनकी लाइबिलिटी नहीं है। तो लॉसेस के केस में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, कर्ता का, क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड, और को पार्टनर्स की है लिमिटेड। अगर बिजनेस मैनेज कर रहा है कोई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉसेस ना हो, इसलिए उनकी लाइबिलिटी क्या रखी गई, अनलिमिटेड। यानी उनकी को पार्टनरी प्रॉपर्टी शेयर के अलावा भी जो हिस्सा है वो लाइबल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाया जस्ट अभी, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द को प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। ये पॉइंट लिखना है। जो एल्डेस्ट मेंबर होता है चाहे मेल हो फीमेल हो वो करता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट्स में बनाना है। देन आपको लिखना है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में, जो इक्वालिटी देता है, जेंडर इक्वालिटी देता है और बोलता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आप को पार्टनर बन सकते हो। और ये भी बोलता है कि प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड है मेल और फीमेल में, और एल्डेस्ट मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का वो कर्ता बन सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आपने इसको नोट डाउन किया। फीचर्स में हमने पहला पढ़ा फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ इंसाइट्स दिए कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में,
उसके बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इन्हीं दो मेंबर्स की है, उनके द्वारा इनहेरिटेड है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि मेंबरशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ, और ये गवर्न कैसे होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो लेटर अमेंड होके क्या बन गया था 2005, जिसमें क्या मेजर फोकस किया गया, जेंडर इक्वालिटी पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना फॉर्मेशन। लाइबिलिटी भी अपन देख चुके हैं, सेकंड पॉइंट फीचर्स का, दैट इज कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड, और को पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड। ओके, सो ये नोट्स बनाइए अभी तक के। ओके, आई होप आपको बेस समझ में आया। अगर बेस स्ट्रांग होता है ना बच्चों, तो फिर अपन लोग अच्छे से इस चीज़ को कर पाते हैं। कंसेप्चुअली रिवीजन में भी वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स अगर आपके प्रॉपर हो तो आपको रिवीजन करने में एक इंसाइट मिलती है कि ओके ये हमने पढ़ा था जब मैम ने पढ़ाया था मैग्नेट ब्रेन्स पर, एंड अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, एंड प्रॉपर रिविजन उसको लूप में रखना। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल। सो एज यू ऑलरेडी नो, ये जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसमें जो हेड है वो है कर्ता, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो है को पार्टनर्स। तो आप खुद बताइए किसका मेजर कंट्रोल होगा, कौन सारे बिजनेस डिसीजन लेगा, कर्ता, और इनका कितना कंट्रोल होगा, लिमिटेड कंट्रोल होगा, जितना इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का शेयर है उस हिसाब से, राइट। सो द control of family business lies with the karta. He takes all the decisions and is authorized to manage the business. Okay, his decisions are binding on other members. जो भी करता डिसीजन लेगा वो सारे मेंबर्स को सुनना पड़ेगा। घर में नहीं होता, मम्मी पापा जो बोल देते हैं हमें वो करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो एल्डेस्ट पर्सन जो बिजनेस को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, वो जो डिसीजन लेगा पूरे मेंबर्स को हाँ जी बोलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरिया, कंटिन्यूटी। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है फीचर्स का। कंटिन्यूटी का मतलब बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। मान लीजिए अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है, जो कर्ता है, हमारी जो फर्स्ट इमेज थी, इन पर्सन की डेथ हो जाती है, ही वॉज द कर्ता, एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर इनके बाद ये हैं, तो अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये वाले जो मेंबर हैं ये कर्ता बन जाएंगे, बट बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस बंद नहीं होगा। जो एल्डेस्ट नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल, वो कर्ता बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, लीविंग द बिजनेस स्टेबल। ठीक है, बिजनेस स्टेबल ही रहता है, किसी के आने या जाने से बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता। सो अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो दूसरे जो एल्डेस्ट मेंबर हैं वो बन जाएंगे कर्ता। ओके, द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ मेंबर्स। मान लीजिए कि कर्ता है, जो कर्ता है, इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ के बाद सभी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि ये बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? यस, बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए वो डिसाइड करते हैं कि इनको कर्ता बना दिया जाए, तो क्या बिजनेस चलेगा? यस, बिजनेस चलेगा। सो मेंबर्स जो डिसाइड करें आपस में, मेंबर्स जो भी डिसाइड करेंगे आपस में, वो म्यूचुअल डिसीजन स्टैंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? नेक्स्ट, नाउ माइनर मेंबर्स। The inclusion of an individual into the business occurs due to birth in a HUF. Hence, minors can also be the members of the business. अब आपको पता ही है कि इस बिजनेस में एंट्री कैसे होती है, आप इसमें मेंबर कैसे बनते हो। बस आपका जन्म होना चाहिए परिवार में। ठीक है, ये बहुत ही वियर्ड लगता है, बट येस, बाय बर्थ ही एंट्री हो जाती है। पर ऐसा है क्या, जो माइनर मेंबर्स है, माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र के लोग क्या मेंबर्स बन सकते हैं? जब बाय बर्थ ही मेंबर बन गए तो इनका ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो माइनर मेंबर्स कैन ऑल्सो बिकम को पार्टनर्स। ओके, सो ये भी एमसीक्यू में एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मेरिट्स। अभी तक हमने पढ़े फीचर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरिट्स। सो मेरिट्स को एक बार स्टार्ट करने से पहले आपने इस वाले के नोट्स नहीं बनाए हैं, सो मेक नोट्स ऑफ इट। ओके,
सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द मेरिट्स, यानी इस फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं. सो द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल. सो बताइए बिजनेस मैनेज कौन करता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ बिजनेस मैनेज कौन करता है. मैनेज करता है कर्ता, और कर्ता के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं किस पर, को पार्टनर्स पर. ठीक है. सो द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबर्स. यानी जब मेंबर्स को डिसीजन लेने ही नहीं है तो उनमें लड़ाई नहीं होती. ठीक है. ये एक इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पावर देता है टू मेक द डिसीजंस. ठीक है स्टूडेंट्स. दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर. कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और उनकी राइट भी नहीं है. बट येस, को पार्टनर्स को बोलने का हक जरूर होता है कि ये करें या ना करें कोई डिसीजन में. नाउ कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. सेकेंड मेरिट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. यानी मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है, जो बिजनेस मैनेज कर रहा है उसी की डेथ हो गई, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन जो है वो कर्ता बन जाता है, इसलिए बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जो मैंने फीचर्स में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ. सो डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन. हेंस ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यू ऑफ द बिजनेस इज नॉट थ्रेटेंड. यानी कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस की. ओके. इसमें कोई भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. सारे मेरिट्स के नोट्स अपन साथ में बनाएंगे स्टूडेंट्स. ओके. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. The liability of all co-partner except the कर्ता is limited and कर्ता की जो liability है वो unlimited है. So जो व्यक्ति decisions ले रहा है कर्ता, इसकी liability कैसी है स्टूडेंट्स, unlimited. पर जो व्यक्ति co-partner है जिसके ऊपर decisions binding है, ठीक है, उनकी liability कैसी होती है, limited. Limited मतलब कि इनका अगर कुछ लॉस होता है तो इनके पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगे. इनका जो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर होगा ना, ये केवल वहीं तक लाइबल है. बट कर्ता के केस में उस प्रॉपर्टी के शेयर तक तो वो लाइबल है ही, प्लस उसके कुछ अगर पर्सनल जमा पूंजी है, वो भी पर्सनल एसेट्स हैं, वो भी लाइबल हो जाएंगे. सो कर्ता के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी तो है, बट क्योंकि उसे पावर दी गई है डिसीजन मेकिंग की, इसलिए इतना तो बनता है कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो. अगर लॉस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी गलती तो है. ठीक है, इसलिए ऐसा प्रोविजन बनाया गया है. नाउ फोर्थ, increased loyalty and cooperation. Since the business is run by members of the family, there is greater sense of loyalty towards one another. कोई भी अपने जो करीबी होते हैं ना, उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, इसलिए एक दूसरे के प्रति लोग बहुत लॉयल रहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं. ओके. प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट्स ऑफ द फैमिली. यानी जितना ज़्यादा उनका बिजनेस ग्रो करेगा उतना ज़्यादा उनकी फैमिली का नाम होगा. इसलिए हर बिजनेस के जो, चाहे वो कर्ता हो चाहे को पार्टनर्स हो, वो अपनी जान लगा देते हैं इस बिजनेस को फ्रूटफुल बनाने के लिए. ओके. सो इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और को पार्टनर्स. ये था हमारा पॉइंट नंबर 4. नाउ मूविंग टू लिमिटेशंस. लिमिटेशन स्टार्ट करने से पहले मेरिट्स के नोट्स बना लें. चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला नोट बनाएंगे अपन इफेक्टिव कंट्रोल. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है जो सारे को पार्टनर्स पर बाइंडिंग है. ठीक है. दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद द राइट टू डिसाइड. दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल. ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर आप ऐसी लाइन भी लिख सकते हैं, कर्ता के पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर है एंड को पार्टनर्स पर वो सारे डिसीजंस बाइंडिंग हैं. ठीक है, ताकि आपको याद रहे. नाउ कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस में आप क्या लिखेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल और फीमेल मेंबर विल टेक अप द पोजीशन, हेंस कंटिन्यूटी एग्जिस्ट. ओके. चलिए थर्ड पॉइंट नोट डाउन करते हैं. थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी. तो आप लिखेंगे कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है एंड को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है.
कहाँ तक लिमिटेड है? उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनके शेयर्स तक। कहाँ तक अनलिमिटेड है? प्रॉपर्टी तो लायबल है ही, उसका शेयर प्लस पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाएंगे कर्ता के। ओके तो इसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सामने ये पैराग्राफ गिवन है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर फोर्थ में हम क्या लिखेंगे? लॉयल्टी। क्योंकि बिजनेस जो है वो फैमिली द्वारा रन करा जा रहा है, तो ये बिजनेस की जो ग्रोथ है वो लिंक है, द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। इसलिए जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही लॉयल हैं बिजनेस के प्रति। ओके सो ये थे मेरिट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द लिमिटेशंस। मतलब कि इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई कमियां हैं? यस ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस। सो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस faces the problem of limited capital as it depends mainly on the ancestral property। यानी जो उनके पूर्वज छोड़ के गए थे केवल उनके पास उतना ही पैसा है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। तो इनका जो स्कोप है रिसोर्सेज का वो लिमिटेड है। जितने भी इनके रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स? लिमिटेड हैं। क्यों लिमिटेड हैं? क्योंकि इनका जितने भी रिसोर्सेज है वो कहाँ से आ रहे हैं? इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी छोटी होगी तो क्या कर सकते हैं? उतना ही है जो है, ठीक है, आशीर्वाद है पूर्वजों का, समझ लीजिए। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पाता। सेकेंड लिमिटेशन यानी सेकेंड जो कमी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। सोचिए जो बिजनेस मैनेज कर रहा है उसकी खुद के एसेट्स भी लाइबल हो जाएंगे अगर लॉस हो तो, और उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो भी लाइबल हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी तो गलत है बात। सो द कर्ता इज बर्डनड। कर्ता के ऊपर बर्डन है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बर्डन है कि लॉस ना हो, ठीक है, ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बट ऑल्सो सफर्स from the disadvantages of having unlimited liability. His personal property can be used to repay the business debts. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी वाइफ की ज्वेलरी, उसके घर में रखी हुई टीवी सब लाइबल हो जाएगा अगर नुकसान हुआ तो, ठीक है, पर उसका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर है वो तो लाइबल होगा ही, साथ में एडिशनल लाइबिलिटी भी ऐड हो जाएगी। सो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है क्योंकि वो इस बिजनेस के लिए सब कुछ कर रहा है, पूरा डिसीजन ले रहा है। बाकी को पार्टनर्स तो दे आर डूइंग नथिंग। पूरे डिसीजंस किस पर बाइंडिंग होते हैं? को पार्टनर्स पर। ये बात है कि हाँ वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है, पूरा डिसीजन किसका होगा? कर्ता का। नाउ नेक्स्ट डोमिनेंस ऑफ कर्ता। हो सकता है कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर हो या एल्डेस्ट फीमेल मेंबर हो जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो को पार्टनर्स की सुने ही नहीं, तो वो डोमिनेशन होता है को पार्टनर्स पर। को पार्टनर्स की अगर इच्छा ना भी हो तो भी उनको वो डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो डिसीजन उन पे बाइंडिंग है। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो डोमिनेंस ऑफ कर्ता, द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मे एट टाइम्स not be acceptable to other members. This may cause conflict among them and may even lead to breakdown of the family unit. Okay, now coming to limited managerial skills. So केवल कर्ता है एंड कर्ता के जो फैमिली मेंबर्स हैं बाकी जो को पार्टनर्स हैं वही इंक्लूडेड है। ओके सो लिमिटेड मैनेजरियल स्कोप है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं, उनकी जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही एक्सपैंड कर पाएंगे बिजनेस को। ओके सो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल स्टूडेंट एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर जो को पार्टनर्स की जो मैनेजमेंट है वो एकदम लिमिटेड है क्योंकि पूरी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है, राइट? सो सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब अगर कर्ता के पास भी मैनेजमेंट है तो वो भी तो एक्सपर्ट नहीं है ना, और को पार्टनर्स के पास तो एकदम ही मैनेजमेंट स्किल बहुत ही लिमिटेड है उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के शेयर्स के हिसाब से। तो एक अकेला व्यक्ति कितना ज़्यादा बियॉन्ड सोच पाएगा? ओके सो सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजंस।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके डिसीजंस रॉन्ग हो, उसने अपनी स्किल्स तो अप्लाई कर ली बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना ज़्यादा आगे जाके सोच पा रहा है बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, ओके क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति ही डिसीजन ले रहा है, तो वहाँ पर एक लिमिटेड स्कोप है डिसीजन मेकिंग का। His inability to decide effectively may result into poor profits and even losses. ठीक है, for the organization. The joint Hindu undivided family business is on the decline because of diminishing members of joint Hindu undivided family businesses in the country. क्यों ये फैमिली बिजनेसेस देखने को नहीं मिलते इंडिया में? क्योंकि जो करता है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, यानी फैमिलीज बच ही नहीं रही, जो एल्डेस्ट पर्सन्स हैं वो जाते जा रहे हैं, बाकी मेंबर्स को ये बिजनेस रन करने में कोई रुचि नहीं है। आजकल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, ये सब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना सेकेंड पॉइंट, काइंडली नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, केस स्टडी। सो हमने देखा फीचर्स, हमने देखे मेरिट्स, हमने देखा लिमिटेशन। अब निकाल लीजिए अपनी Q&A रजिस्टर, क्योंकि हम करने जा रहे हैं केस स्टडी ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चलिए केस स्टडी कुछ इस तरह से है। मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स अ एंसेस्ट्रल हाउस इन गोवा। सो सुमित ग्रोवर जी जो हैं उनका एक एंसेस्ट्रल हाउस है गोवा में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इनटू अ होटल आफ्टर रेनोवेशन। एक फ्रेंड ने उन्हें एडवाइस दी कि ये जो एंसेस्ट्रल हाउस है इसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, इसको होटल में कन्वर्ट कर दो। ओके, सो होटल वाज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प टू इंक्रीज हिज इनकम। होटल बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसने क्या किया, जो रेवेन्यू आ रहा था उससे उसकी इनकम भी बढ़ रही थी। नाउ ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी होटल वॉज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी थी होटल की वो उनके 3 बेटों में डिवाइड हो गई। नाउ द एल्डेस्ट सन राज, द सेकेंड सन समीर एंड द यंगेस्ट सन राहुल हु कंटिन्यूड द बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेम द लॉ विच गवर्न्स द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो आपके मन में आ रहा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, फिर अमेंडमेंट था 2005 वाला, और इसको टोटल बोलते हैं अपन हिंदू लॉ। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा डैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, आप इसको फर्दर नोट डाल के, अगर आपको एडिशनल मार्क्स चाहिए तो नोट डाल के लिख सकते हैं, इट वॉज लेटर amended as Hindu Succession Amendment Act 2005। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी वाली बात, कि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड की गई थी। ओके, सो ये बात है अपनी फर्स्ट वाले, अपना जो आंसर है ये इसका आंसर है। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द 3 ब्रदर्स हैज द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस। तो मैंने आपको बोला था चाहे एल्डेस्ट मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, वही बनेंगे करता आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट एल्डेस्ट पर्सन। तो जब सुमित ग्रोवर जी की डेथ हो गई तो उनके जो सबसे बड़े बेटे थे द एल्डेस्ट सन राज, ये बनेंगे करता। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड सन थे वो समीर थे एंड जो यंगेस्ट सन है वो राहुल है, तो ये कौन होंगे स्टूडेंट्स, को पार्टनर्स। ठीक है, सिंपल सी केस स्टडी है एकदम। नाउ लेट्स सी हु अमंग द ब्रदर्स हैज द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस। एल्डेस्ट सन राज हैज द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस एंड ही विल बी कॉल्ड एज कर्ता। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। सो आपके सबसे पहले जो हायरार्की में है वो है उनके फादर सुमित। ठीक है, सुमित के 3 सन्स हैं, सुमित जी के 3 सन्स हैं। ठीक है, तो 3 सन्स में पहले हैं राज, ये सबसे बड़े हैं तो ये हो गए कर्ता। फिर सन नंबर 2 एंड सन नंबर 3 ये कौन होंगे, को पार्टनर्स। ठीक है, तो कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, एंड को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। याद आया स्टूडेंट्स? तो अब व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स, लेट्स सी द आंसर, हाउ टू राइट इट। Raj, that is Karta, will have unlimited liability. Sameer and Rahul will have limited liability. इसके आगे एक और चीज लिख सकते हो, because they are co-partners.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना केस स्टडी का आंसर नंबर 3. नाउ ये थी हमारी केस स्टडी और ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स. Please write the question and answer register in the question and answer register the entire case studies and हाईलाइट करते जाइए इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, जैसे एक्ट कौन सा था, जैसे किसकी लाइबिलिटी कितनी होती है और जेंडर इक्वालिटी वाला प्रोविज़न क्या था. ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करिए बिकॉज एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड सेशन जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और ये वाला टॉपिक आज ही एंड होता है स्टूडेंट्स. सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे. एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमारा यूट्यूब चैनल है. इस पर अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो किंडरगार्टन से 12th तक सारे वीडियोस इंसर्टेड हैं सिस्टमैटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं. फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड जैसे कि आप देख ही सकते हैं. और इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दोज आर DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. इफ़ यू वांट e-notes and e-books, the links are given in the description below. We have our other social media handles too by which you can connect with us: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो. We make you prepare for our top courses, CBSE बोर्ड ये तो है ही, और ये सारे स्टेट बोर्ड्स हैं. अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश, वी हैव अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स टू. So go check out all the courses absolutely free of cost. Thank you so much. See you in the next session.